कि सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचलौल महाराजगंज से मैं आदित्य सिंह लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम आवर टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज इस लाइव सेशन का एक विशेष उद्देश्य है, अभी हाल ही में एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसका मेन थीम है एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले मैं आप सभी को इस विषय वस्तु से अवगत कराना चाह रहा हूं कि इसका मूल थीम क्या है, मूल मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कि क्यों इसको जोड़ा गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। इन सभी चीज़ों को आपके सामने मैं पॉइंट वाइज आगामी 45 मिनट में प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसा कि हम सभी अभी उस एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस के पहले पेज पे हैं, ये उसका प्रमुख पेज है। इस पे एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को हम सभी देख रहे हैं। यह जो फिगर है ये बहुत संदेश हमें दे रहा है, एक अलग प्रकार का संदेश है इसमें, और इस संदेश से ही हम सभी को पता चल रहा है कि इसका आगे का पेज जो भी आने वाला है इस पीपीटी के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से, वह क्या होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ कि यह जो फिगर है इसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड एक दिव्यांग बालक बैठा हुआ है, किसी के हाथ में बैसाखी है और एक जोड़ा बना हुआ है। ये एक समूह है, इस समूह को PWD से जोड़ा गया है। आगे मैं इसको बताऊंगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड से ये एक्ट है, आगे अभी आएगा तब मैं इसकी चर्चा करूंगा। PWD एक्ट से इसको जोड़ा गया है, इसके अभी आगे के प्रेजेंटेशन में आएगा कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैसे इसको जोड़ा गया है। इस सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। अभी आगे सीधे हम लोग इसके अगले पेज पे जाते हैं। हाँ, एक मैसेज है कि क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको बताऊंगा। क्या हो गया, ठीक। हाँ, इस शेयर एक मैसेज है जिसमें RPWD एक्ट को जोड़ा गया है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का एक समूह है जिसमें बताया गया है कि उन्हें कैसे कार्य करना है, कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके आगे इस एक्ट के बाद से क्या संशोधन किए गए वो सभी चीज़ें इसमें आएंगी पॉइंट वाइज। एक मैसेज है CU का, वो हम सभी से संबंधित नहीं है। अरे यार, हाँ, प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना क्या है, इस प्रस्तावना पे अभी हम लोग नज़र डालेंगे कि इसकी प्रस्तावना में क्या दिया गया है। रोहित, जूम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है। The National Council for Teacher Education has come up with various initiatives to revamp teacher education such as ITEP। एक नाम है यहाँ पे, ITEP जोड़ा गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ITEP क्या करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 21वीं सेंचुरी, जो 21वीं सेंचुरी का एक शब्द है, इसमें टीचर के थॉट्स क्या हैं, नॉलेज क्या है, वैल्यू क्या है, वो जाति प्रथा से ऊपर उठ पाया है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को ITEP में बताया गया है। ITEP फिर से नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यह ITEP एक ऐसी संस्था है जो हमारी नॉलेज पॉइंट को बताता है कि हमारी नॉलेज पॉइंट क्या है, हमारी शिक्षक की वैल्यू क्या है, शिक्षक ने कितनी वैल्यू बढ़ाया है, ह्यूमन वैल्यूज उसकी क्या है, टीचिंग वैल्यूज क्या है, ये ITEP हमें इंडिकेट करता है। NMM ये एक बड़ा पार्ट है। NMM को बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। अब जो मेंटरिंग शब्द है, अब मेंटर कौन होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि NMM जो है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, इसमें जोड़ा गया एसेसिबिलिटी वाले पॉइंट में, उसके पीछे रीजन क्या है, NMM को क्यों जोड़ा गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग का इसका अर्थ ये है, मेंटर हर एक वो पर्सन हो सकता है, चाहे उसकी एज जो भी हो। अगर उसकी एज 21 साल का है तो
तो हो सकता है कि नॉलेज कम हो लेकिन वो अच्छा मेंटर हो सकता है। बाद में क्या होता है, जब टीचर रिटायर हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो एक गुड मेंटर हो सकता है, क्योंकि नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों को इसमें एनएमएम में जोड़ा गया है। और यह मेंटरिंग के लिए है कि वो कैसे जो बच्चे हैं, जो एडाप्टेड बच्चे हैं या फिर कोई संस्थाएं हैं, वहाँ पे ऐसे शिक्षकों को लगाया जाए जो ओवर एज्ड हैं, जो रिटायर्ड हैं, बट रिटायर्ड वो मेंटली नहीं है, फिजिकली रिटायर्ड है, मेंटली तो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनको मेंटरिंग में लगाया जाए। एनपीएसटी जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनपीएसटी के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने पीपीटी चेंज किया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें जानना है। देखिए एनपीएसटी क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये स्टैंडर्ड को, वो क्यों बात कर रहे हैं भाई, उसको हटाइए, क्यों बात कर रहे हैं वो। एनपीएसटी ये अंडरस्टैंडिंग टीचर, एनपीएसटी में क्या बताया जाता है, अंडरस्टैंडिंग टीचर एज ए प्रोफेशन। जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे उसका चुनाव करेंगे और हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, ये इसको इसमें बताया गया है। टीचिंग एज ए प्रोफेशन, हमें सिलेक्शन कैसे करना है और वह सिलेक्शन किस प्रकार का होगा, उसके पीछे पॉइंट्स कौन से होंगे, उसको मैं थोड़ा सा आप सभी को बता रहा हूँ कि एनपीएसटी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ग्लोबली, यह सबसे ज़्यादा वैश्विक है। नोबल इसलिए बोला गया है कि इसमें आदर्श मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, और वह सम्मान किस प्रकार का होगा, क्या हुआ, वह सम्मान किस प्रकार का होगा, इसमें बताया गया है कि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण एक अच्छा शिक्षक कर सकता है, एक अच्छे स्टूडेंट कर सकते हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यह एनपीएसटी बताता है। एनपीएसटी में एक सर्वे डाला गया है यूडायस का। ये यूडायस जो है, इसमें जो भी सुविधाएं विद्यालयों में मिल रही हैं, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो या जो माध्यमिक विद्यालय है, हायर एजुकेशन है, यूडायस का एक कोड होता है, उस कोड के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उस पर अपडेट होती हैं। जैसे हम अगर महाराजगंज में हैं और हमें लखनऊ के विद्यालय की जानकारी लेनी है तो हम यूडायस के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स 10 लाख टीचर हैं वर्किंग में, बट 1 लाख जो टीचर हैं, 1 मिलियन टीचर्स, ये कहीं ना कहीं कुछ इनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। अब वह डिमांड कैसे पूरी नहीं हो पा रही है, क्या उसके पीछे कॉजेज हैं, कारण क्या हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। और जो हमारा रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर अबाउट द टीचर एजुकेशन, शिक्षक का शिक्षा में क्या योगदान है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आरटी एक्ट ने बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद उसको जोड़ दिया। सबसे पहली बात करते हैं एनएम की कि इसमें प्रोफेशनल में क्या क्या चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज फेस्ड बाय टीचर्स टुडे। अब उसमें क्या चैलेंजेज हैं, सबसे पहली बात, लो सैलरी, हाई स्ट्रेस, नो ग्रोथ, नो मेंटर, ये तो रीजन हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा ब्रेन है तो हम सैलरी की वजह से या हाई स्ट्रेस के वजह से और ज़्यादा वर्क की वजह से हम कोई दूसरा सेक्टर चूज करते हैं जो यहाँ पे बताया गया है। टीचर्स क्वाइट फॉर द सीक अदर कैरियर्स, वो अदर कैरियर की तरफ मूव करते हैं, या टैलेंटेड यूथ चूज अदर अट्रैक्टिव कैरियर्स ओवर टीचिंग, वह जो टैलेंटेड यूथ है वो दूसरी तरफ जाता है। तो ये इसमें बताया गया है एनपीएसटी में कि हम ऐसे बच्चों को जोड़ पाएं, और जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के पीछे रीजन है कि हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हाई कैसे करेंगे, उसके लिए हमें डिफिनीशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्या, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब इसको हमें समझने के लिए हमारे टीचिंग स्टैंडर्ड्स को ग्रोथ करना होगा, और टीचिंग स्टैंडर्ड्स को ग्रोथ हम कैसे करेंगे, इसको हम क्लासिफाइड करेंगे आगे जो मेन हेडिंग्स हैं कि इसके द्वारा हम अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को उठा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहला है प्रोफेशनल वैल्यूज़।
हमारा मूल्य क्या है, कैसे हम किस प्रकार से हम आगे पढ़ाने वाले हैं और कैसे बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने वाले हैं, कैसे उनकी जो चुनौतियां हैं उसको कैसे बनाने वाले हैं। ये एक प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड टीचर है, बहुत स्टैंडर्डाइज टीचर है, वही इसके वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। इसके वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमें तमाम प्रकार की चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है और उनके जो भी मुद्दे होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ को डिसाइड करना होता है। और सेकंड है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जो पहली एक चीज़, प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन। कैसे हम इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो हमें वैल्यूज़ बताने हैं कि क्या हमारा मोटिव होगा। दूसरा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, एक अच्छे शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षण की गुणवत्ता कैसे डिसाइड होगी। जैसे हमें एक कंटेंट मिल गया, हमें सिलेबस मिल गया, तो उस सिलेबस में पढ़ाने के विभिन्न आयाम होते हैं कि हम गए, हमने लेक्चर दिया, फिर हमारा काम खत्म, बट उसके बाद बच्चे ने मार्क्स गेन किया, नो। यहाँ पे ये है क्वालिटी ऑफ टीचिंग का कि बच्चे का ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि वह कैसे चॉइस कर रहा है, उसकी एम क्या है, उसकी टारगेट क्या है, और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना ही प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि हम कैसे क्वालिटी को डेवलप करेंगे। वह क्वालिटी कैसे डेवलप होगा, जब स्वयं में शिक्षक डेवलप करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो शिक्षार्थी को वो चीज़ें दे पाएगा। थर्ड पॉइंट है टीचर नॉलेज। जो टीचर का ज्ञान है वह ज्ञान का स्तर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी क्वालिटी को डिफाइन करे, आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता को डिफाइन करे। आपकी गुणवत्ता को डिफाइन करने के लिए आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और नॉलेज बढ़ाने के लिए डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और डीप स्टडी का जो पार्ट है वह कहीं ना कहीं शिक्षक के लेवल का पार्ट है। कैसे हम प्रोफेशनलाइज करेंगे अपने आप को। जो अभी इसके पहले जो सीकिंग हम लोगों की थी कि हमारी लो सैलरी वाली सीकिंग है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रोफेशनल के तरीकों को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी टीचिंग स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। यह एनसीटी का नाम है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एनसीटी का नाम है कि हमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग को डिसाइड करना होगा, वैल्यूज को डिसाइड करना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और टीचर बिलीव्स एंड एक्शंस, जो रिसर्च का पार्ट है कि हम कैसे विश्वास करेंगे और कैसे एक्शन लेंगे और बच्चे के साथ कैसे उसको मोटिवेट करेंगे। जैसे आज के वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट दें। सीबीएसई पैटर्न में ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। जो एनसीटी का नॉर्म्स होता है वो ज़्यादा फॉलो सीबीएसई में होता है। तो टीचर बिलीव्स एंड एक्शन के लिए उनको ये पावर देनी चाहिए कि वो ऐसा कर पाएँ। अगला है मेजर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग। जो क्वालिटी टीचिंग है उसके लिए क्या मेजरमेंट है, कैसे हम मेज़र करेंगे, उन सभी सुविधाओं को हमें उपलब्ध कराना चाहिए। तो बेसिकली मैंने अभी आपको ये बताया कि जो हमारा एनपीएसटी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, उसमें 2-3 चीज़ें आ गई। एक नॉलेज, एक आपका प्रोफेशनलिज्म और तीसरा आपका था क्वालिटी की क्वालिटी कैसे अपनी डेवलप करेंगे। ये एनपीएसटी की बात थी। फिलहाल हम लोग आते हैं जो हम लोग का मेन पॉइंट था कि एसेसिबिलिटी फॉर टीचर एजुकेशन क्या था, जो गाइडलाइंस दी गई है उसकी चर्चा करते हैं। एनपीएसटी एक पार्ट था जो शिक्षकों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इसको मैंने बताया। आगे है फिर से मैं वहीं चलता हूँ, आईटीएपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एंड एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये है। और फिर एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो शिक्षक पात्रता है, शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है, शिक्षकों के संबंधित शिक्षक बनाने से संबंधित जो कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज एनसीटी संचालित करती है। ये डेवलप्ड है दिस गाइडलाइंस टू एंश्योर इक्वल परसेप्शन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसका अर्थ ये है कि हम टीचर एजुकेशन में जो बच्चे हैं, जो पर्सन हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है, उनकी डिसेबिलिटीज को कभी भी इंस्टीट्यूशन के लेवल पे ऐसा ना किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं। उनको हम सामान्य बालकों की तरह रखें, सोचें और उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर दें कि वो अन्य बच्चों की तरह सभी चीज़ों को जोड़ पाएँ। इसके लिए इस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने मार्च 22 में इसको प्रस्तुत किया था और उसके रिकमेंडेशन पे मिस्टर जावेद अबीदी फाउंडेशन के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया। और लास्ट में जो एनईपी है,
है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया जुलाई 2020 में जो चीज़ें इसको जोड़ के NEP से जोड़ दिया गया कि जो हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक है उसको कैसे हम इसमें जोड़ेंगे, ये आपका कंटेंट है। अभी हम लोग इस कंटेंट की चर्चा ना करते हुए, हाँ एक चीज़ छूट रहा था, ये है आपके कुछ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सॉरी, रोहित जूम नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, हैंग कर रहा है लिस्ट ऑफ, हाँ CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये यार कहाँ गया, हाँ CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यह इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल उनकी ज़रूरत होती है, उसको उस तरीके से हमें पूर्ण करना है। DI डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंटाइड इंस्ट्रक्शन है वो हम कैसे देते हैं। विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ हमारा उस प्रकार का बिहेव होना चाहिए। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज के समय में आप सभी जानते हैं कि ICT सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। वह इसलिए पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, वह इसलिए पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, वह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम स्किल्ड कैसे होंगे। अगर हमें ICT से रिलेटेड बातें नहीं पता हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज हम कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पीछे हैं, और हमें ICT से संबंधित, हमें इस दुनिया से संबंधित या हमें इस कॉलेज से संबंधित, हमें अपनी सरकार से संबंधित तमाम बातों को जोड़ना होता है, जिसका माध्यम ICT है। ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP जो है, ITEP विशिष्ट बालकों से संबंधित है, इसमें तो लिख सकता हूँ ना, हाँ ये विशिष्ट बालकों से संबंधित है ITEP। क्या हो गया, कहाँ से म्यूट हो जा रहा है, अरे विशिष्ट बालक से संबंधित है, फिर से करूँ क्या वहाँ से, ठीक हाँ। ITEP जो था इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, पहले जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलता था उसमें स्पेशलाइजेशन था। स्पेशलाइजेशन मतलब ये था कि ऐसे हम इसको बना सकते हैं, विशिष्ट BEd, थोड़ा सा राइटिंग वो हो रहा है बट मुझे दिख रहा है उसमें, और इसके बाद सामान्य BEd। ठीक ऐसे ही बनाया गया था पाठ्यक्रम उसका भी, BTC का भी, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ज़्यादातर NCT का जो नॉर्म्स है वो 10th स्टैंडर्ड तक है, और बाकी मान्यताओं से संबंधित है कि शिक्षा से संबंधित जो मान्यताएं हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ITEP जो है वह क्या करता था, वह स्पेशलाइज कर देता था। जैसे अभी आप जान रहे हैं आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार, सबको समान किया। मोदी जब भी भाजपा गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया कि हम पहले बोलते थे विकलांग बालक, अभी विकलांग शब्द को बंद कर दिया कि हम इसको नहीं बोल सकते, अगर हम विकलांग बोलेंगे किसी बच्चे को तो हमें जेल हो जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये दिव्यांग बालक है, कि उसका दिव्यांग है, ऐसा किया। तो ITEP जो था ये पहले मान्यता देता था NCTE के थ्रू, इसी से सर्वे होता था, और NCTE के थ्रू ये मान्यता देता था NCERT को कि NCTE को मान्यता देने के लिए रिकमेंड करता था कि विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट BEd। तो विशिष्ट BEd की मान्यता जो लेता था वो केवल और केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता था। जो हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन अब जो NEP 2020 है, NEP 2020 में इसको जोड़ा गया। जो एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस में साफ साफ इसको जोड़ दिया गया कि यही मूल मोटो है जो मैं बात बता रहा हूँ, उसमें साफ साफ ये जोड़ दिया गया कि जो भी BEd वाला अभ्यर्थी है, जो भी शिक्षा से संबंधित अभ्यर्थी है, जो भी BTC करने वाला अभ्यर्थी है, वह सीधे सीधे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ा सकता है, और ITEP बस उसकी मान्यता से संबंधित कार्य करेगा। NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, BEd की मान्यता, शिक्षक मानदंड
टीईटी लागू करना और आरटीई एक्ट को लागू करना, ये सारी जो क्रियान्वयन है एनसीटी के अंतर्गत आता है। एनईपी आप सभी अवगत ही हैं, 2020 में लागू हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, अभी मैंने इसके बारे में बताया। यह जो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है, इसमें जो रिटायर्ड अध्यापक हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं, उनको एज ए मेंटर, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बदमाश हैं या फिर एक सोसाइटी में रहते हैं, उनको वहाँ पे लगाया जाए और उनको लगाने के बाद उनसे वो कार्य कराया जाए, उसके एवज में हम कुछ पेमेंट करें। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, अभी इसकी चर्चा हुई, मैं दूसरे वाले पीडीएफ पे आपको बताया कि एनपीएसटी जो है, एनपीएसटी हमें इन सब चीज़ों से अवगत कराता है कि जो स्टैंडर्ड है शिक्षक का, क्या स्टैंडर्ड है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का, यह इसमें एनपीएसटी में इंक्लूड है। जैसे प्रोफेशनल कैसे होंगे, हमारी सैलरी कैसी हाइक होगी, हमारा नॉलेज का कंटेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एनपीएसटी में बताई गई हैं और ये लगभग आप सभी को पढ़ना भी चाहिए। ये 57 पेज का है, एनसीटी की वेबसाइट पे है। इसकी डीप स्टडी के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अभी मैंने बस स्टार्ट करके आपको ये बताया है कि हमें प्रोफेशनलाइज्ड होना है, हमें अपने लेवल को हाई करना है, हमें अपने नॉलेज को हाई करना है, तो एनपीएसटी एक बड़ा माध्यम है जो हमें बहुत सारी चीज़ों को बताता है। पीडब्ल्यूडी, अभी आएगा एक आगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यह एक एक्ट है, प्रावधान है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और आर उसमें जोड़ दिया गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब यह है कि दिव्यांग बालक की चर्चा हो रही है, और राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, किसी भी शब्द में जब राइट जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ है कि वह हमारा अधिकार है। अब जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू हुआ तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू होने के बाद से जो हमारा मेन मेमोरेंडम था, जो मेन हमारा दिव्यांग बालक है, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया जो हमारी सामान्य शिक्षा पद्धति है। बट यहाँ पे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं कि अगर हमने, ठीक है हमने राइट बना दिया, लेकिन हम उन्हें अधिकार कैसे देंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी आगे के उसमें आएगा कि हमें किस प्रकार का इंफ्रा उन्हें देना है, इसी पर ये सारी एसेसिबिलिटी जो है सब इसी पे डिपेंड है कि आरपीडब्ल्यूडी जो हमारे पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड हैं, राइट ऑफ प्रोफेशनल विद डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड हैं, इनको कैसे जोड़ा जाएगा, इनको कैसे एजुकेशन सिस्टम में जनरल चाइल्ड के साथ, जनरल बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। आगे है सेटज है, एसडीजी है, टीआई है, यूडीएल और यूनेस्को है। ये सभी शिक्षक शिक्षा से संबंधित मानदंड और उसके लिए मशहूर हैं, उन सभी चीज़ों को ये बताते हैं। अब है आपका चैप्टर 1, एसेसिबिलिटी इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन, कि जो हमारी एसेसिबिलिटी है टीचर एजुकेशन में और इंस्टीट्यूशन में, उसका सामान्य परिचय क्या है। अभी देखिए फिर इसमें एक फिगर दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं वह देखिए यहाँ सामान्य बच्चे, पहले वाले पेज पे सभी दिव्यांग बच्चे थे, जो पहला पेज था उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य बच्चे हैं, उन सामान्य बच्चों के साथ दो दिव्यांग बच्चों को बैठाया गया है जो मूविंग कंडीशन में है। उनके सहारे से ये अगर फोर्स कर रहा है तो ये घूमेंगे, ये एक गोला में घूमेंगे। इसका यह मतलब है कि हमने उन डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को इनसे जोड़ दिया, और ये हमारी जो एसेसिबिलिटी है, एसेसिबिलिटी इन टीचर, इस जो सेशन ये चल रहा है और ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसका मूल उद्देश्य है कि हम एसेसिबिलिटी किसका करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे का करेंगे। एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो, गुरुर तमो धाम, ये एनसीटी का स्लोगन है, एनसीटी के वेबसाइट पे दिखेगा। इसका अर्थ है गुरु सबसे बड़ा धाम है। इसकी भी जानकारी मुझे कल शाम को हुई, मैंने भी बहुत उसके बाद इसको निकाला था। गुरुतरमो धाम, इसका अर्थ है कि गुरु सबसे बड़ा धाम है, एनसीटी का मोटो है। हम सभी अगर शिक्षक हैं तो हम सभी को ये ज़रूर जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, ये है आपका एसेसिबिलिटी इन टीचर एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन। यार ये मूव बस
हाँ, चैप्टर 1 पे हैं हम कि क्या एसेसिबिलिटी होगी, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, टीचर एजुकेशन नीड्स टू प्ले डिस्पेंसेबल रोल इन डेवलपिंग टीचर्स हु अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। जो हमारा एजुकेशन है, इंडिया है, उसमें अनिवार्य रूप से शिक्षा को जोड़ा जाए। और किस प्रकार की शिक्षा को जोड़ा जाए? समावेशी शिक्षा को जोड़ने का यहाँ पे अर्थ है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, ये हमें जानना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि हमें उन सभी बच्चों को नीतिगत रूप से, हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी रिकमेंडेशन है, जो हमें मेक ए टीचर एजुकेशन इंक्लूसिव, जो हमारी लगातार चलने वाली क्लासेस हैं, जो एसेसिबिलिटी है, जो हमारा प्रॉस्पेक्टिव है टीचर्स का, वह इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारी शिक्षण प्रणाली समावेशी हो, समान आवेश की प्रणाली। समान आवेश की प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे जो बालक है वह बालक विभिन्न प्रकार के माध्यमों का होता है, विभिन्न क्षेत्रों का होता है। यह जो क्षेत्र है ये हमें डिसाइड नहीं करना है, ये बालक डिसाइड करेगा। और जब बालक हमारी कक्षा में आएगा तो वो विभिन्न आवेशों का होगा। और इसी में जो RPWD, राइट टू फिजिकली हैंडीकैप्स वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी इसी में आएंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। RPWD एक्ट 2016 में अभी बता रहा था कि आगे आने वाला है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वह अधिकार जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें मिला है कि कैसे हमें उन्हें पढ़ाना है, इसके बारे में इसमें है। अब इसमें तो कुछ पैराज हैं कि वह पैरा क्या क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहला जो बच्चा है, अब यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मूल अर्थ है कि जितने भी विभिन्न नेचर के बच्चे हैं, चाहे वो फिजिकली मतलब वीक है या फिर मेंटली वीक है, उनको हम कैसे एजुकेशन से जोड़ेंगे, समान आवेश कैसे पैदा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समान आवेश पैदा करने के लिए हमें उनको सुविधाओं से लैस करना पड़ेगा। सुविधाओं से लैस हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में ऐसी सुविधा की जाए कि उनके क्लासेस ज़्यादातर नीचे हों। अभी इस पॉइंट्स में आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ा जाता है कि समान आवेश किस प्रकार का होगा और वह आवेश समान करने के लिए हमें कौन कौन से क्रियान्वयन करने हैं, इसके लिए भी इसमें कुछ पैरा दिया हुआ है, कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जो आपका पैरा 1 है, इसमें है कि 5 साल का जो बच्चा है, जितने भी बच्चे हैं 5 साल के, अब यहाँ देखिए उनको अध्ययन करें। एवरी 5 years फॉर आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सबसे पहले जब 5 साल का बच्चा है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनका परिचय किया जाए कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज है कि नहीं, स्पेशल नीड उन्हें है कि नहीं। ट्रेनिंग करें, उनका मतलब बैठा के उनसे बात करें, ये चीज़ें है कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। एक्सटेंड टू विच दीज आर बीइंग मेट, इसके लिए हमें उनसे मिलना चाहिए और मिल के हमें ये चीज़ करना चाहिए कि हम उनके जो डिसेबिलिटीज़ है उसका अध्ययन करके उनको रिकॉग्नाइज करें कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, दूसरा है आपका टू स्टेबल एक्वेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे टीचर ट्रेनिंग का प्रॉपर तरीके से क्षेत्रों में बंटवारा करना चाहिए कि वहाँ पे हम सुविधाओं को उपलब्ध करा पाएँ। और फिर आपका सी है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इंक्लूड टीचर्स विद द डिसेबिलिटीज हु आर क्वालिफाइड इन द साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है भाई, यहाँ क्वेश्चन आया। साइन लैंग्वेज का सेंस ये है कि जैसे अंधा बच्चा है तो अंधा बच्चा क्या करेगा, वो ब्रेल लिपि में उसको पढ़ाना है। तो अगर वो कम सुन रहा है तो साइन लैंग्वेज, भाई बहरा है तो साइन लैंग्वेज, अंधा है तो ब्रेन लिप, इन सभी चीज़ों को यहाँ देखिए ब्रेल दिया हुआ है एंड ब्रेल। साइन लैंग्वेज का मतलब ये कि जो ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं पाता है तो हम उसको साइन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ये साइन लैंग्वेज का प्रशिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें अलग से कोई कोर्स लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो एसेसिबिलिटी आया उसमें ऐसा कर दिया कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए
जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए साइन लैंग्वेज के बारे में कि कैसे उनके साथ बिहेव करना है। ब्रेल लिपि की बारे में जानकारी ली जाए कि कैसा है वो है। टीचर्स हु आर ट्रेन टू टीचिंग चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर उनके अंदर वास्तविक डिसेबिलिटी है तो हम इस प्रकार का अध्ययन करके उनके बारे में जान सकें कि हमें किस प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, अगला है हमारा डी, स्कूली शिक्षा समाजिक शिक्षा समर्थन पेशेवर। हाँ, जो हमारे कर्मचारी हैं, प्रोफेशनल स्टाफ सपोर्ट उन एजुकेशन ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, सभी को, जैसे स्कूल में बहुत सारे लेवल होते हैं, उन सभी को इससे संबंधित बातें बताई जाएं। और अगला है टू स्टेबल एक्वेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल स्कूल एजुकेशन। इसमें है कि उन सभी प्रकार की आवश्यकताएं उनको सर्वसुलभ कराई जाएं जो उनकी लिए नीड है, उनके नीड के अनुसार इन सभी चीज़ों को उन्हें उपलब्ध कराया जाए। फिर अगला है टू प्रमोट द यूज, कोई यार क्या चला रहा है, टू प्रमोट द यूज ऑफ appropriate or intern and alternative modes including means the formats communication braille and sign language supplement the use one of the speech fulfill the daily communication needs person with speech। इसमें क्या है, उनकी कम्युनिटी और उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनसे स्पीच कराना चाहिए, उनकी सेमिनार करानी चाहिए, उनसे संबंधित तमाम प्रकार की सांकेतिक भाषा से संबंधित वैकल्पिक बातों को उनको सिखाना चाहिए जिससे वो ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। उनके अंदर जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको कभी भी उनके सामने ऐसा ना कहा जाए कि उनकी कमियां हैं, उसको समझ के उनको स्पीच और फुलफिल तरीके से उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो चीज़ों को क्रिएशन की तरफ, सृजन की तरफ जोड़ पाएँ। फिर है 18 आयु तक, हाँ ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, टू प्रोवाइड बुक्स, ऐसा बुक्स उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए जो उनकी नीड है। लर्निंग मटेरियल उनको देना चाहिए। बुक्स से मतलब है कि जैसे अगर ब्रेल लिपि वाला अक्षर जो होता है वो खुदरा होता है तो उस टाइप की किताब उनको दी जाए। साथ ही साथ लर्निंग मटेरियल जो है वो दिया जाए। असिस्टिव डिवाइसेस, हाँ सॉरी, जो कान के श्रवण यंत्र के लिए एक डिवाइस आता है और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो चलने में दिक्कत है तो उनको भी वो डिवाइस दिया जाए, चलने वाला जो डिवाइस है। स्टूडेंट विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, यह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। कब तक? 18 साल तक। 18 साल तक के बच्चे को यह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो मेनली जो हम बात कर रहे थे कि एसेसिबिलिटी पर, एसेसिबिलिटी पे मेन रूप में हम लोगों को ये पता चला कि ऐसे विकलांग बच्चे जो विकलांग हैं शारीरिक रूप से, दिव्यांग हैं शारीरिक रूप से, उनको ये सारी चीज़ें दी जाएं और साथ ही साथ हम अप्रिशिएट करें कि उन्हें कैसे जोड़ा गया है। पेज 2, हाँ तो अगला है आपका एच पॉइंट, टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप इन अप्रोप्रिएट केसेस टू स्टूडेंट विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखिए उनको स्कॉलरशिप देना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सामान्य बच्चों को, जो जनरल बच्चे हैं, उन्हें अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम है। वैसे ही जो आपके पीएच बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी एक अलग से अप्रोप्रिएट केसेस में जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा देना चाहिए और उनके साथ ही साथ उनको स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। अगला है जो पाठ्यक्रम है उनको बढ़ावा देने से संबंधित हो, जो टू मेक इंश्योर मॉडिफिकेशन इन द कैरिकुलम एग्जामिनेशन सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। आप जो कैरिकुलम है, जैसे अभी यूजीसी का था, थोड़ा सा मैं यूजीसी के बारे में बताऊं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसमें जो उनका पेपर पैटर्न था उसमें उसने वेबसाइट पे बच्चों से बहुत ज़्यादा फीडबैक लिया कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न होना चाहिए और वह पेपर पैटर्न आप उनके अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक ऐसे ही आरटीई में सारी कुछ चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग जो जोड़ी गई राइट टू एजुकेशन में, कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमें मॉड्यूल डिज़ाइन करना है, हमें सिलेबस डिज़ाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सिलेबस डिज़ाइन करके उन बच्चों को पढ़ाना है। पहले क्या था, जो दमनकारी शिक्षा नीति होती थी उसमें शिक्षक सर्वे सर्वा था और शिक्षक अपने हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करता था और वही थोप के बच्चों को पढ़ाता था।
बट अभी ऐसा नहीं है। बच्चों से बहुत सारे फीडबैक लिए जाते हैं कि उनको पढ़ना क्या है, उनका सेक्टर क्या है, उनका बेसिक क्या है, उनका मोटो क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका टारगेट क्या है। इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए हम अपनी फैसिलिटीज़ को बनाते हैं। वैसे ही यूजीसी ने किया। अभी इसमें भी है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है। उनको मोटिवेट करने के लिए जो कैरिकुलम हो, जो एग्जामिनेशन सिस्टम हो, वह बच्चों के डिसेबिलिटीज़ और उनको एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रावधान किया जाए। उनके डिसेबिलिटीज़ को ध्यान देते हुए उनके एग्जामिनेशन का मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाए, पेपर डिज़ाइन किया जाए, फैकल्टी जो है उसके अकॉर्डिंग हो, और सभी चीज़ें, लैंग्वेज जो तीसरी लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज, वह थर्ड लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग हो कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और फिर आई वाला जो पॉइंट है उसमें है टू प्रमोट रिसर्च टू इम्प्रूव लर्निंग एंड एनी अदर मेजर्स एज मे बी रिक्वायर्ड। उन्हें प्रमोट किया जाए। किस में प्रमोट करना है? किस में? रिसर्च में, शोध में प्रमोट करना है। शोध वाले पार्ट में, रिसर्च वाले पार्ट में इम्प्रूव लर्निंग, वो उनका अधिगम जो हो दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो। अभी ये तो बेसिक बातें हो गई। इसके बाद अभी मोटिव, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा एसेसिबिलिटी टीचर गाइडलाइंस है, एसेसिबिलिटी टीचर गाइडलाइंस 2022, उसमें ये बताया गया है बेसिकली कि जो हमारा शिक्षक होगा वो कैसे प्रोफेशनल होगा, और उनकी जो डिमांड है वो डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे पैटर्न होगा, और जो समावेशी शिक्षा है, जो हमारा मेन है कंक्लूसिव एजुकेशन, उस कंक्लूसिव एजुकेशन को हम कैसे जोड़ेंगे। हमारे पास विभिन्न नेचर के बच्चे हैं। नेचर से मतलब ये है कि फिजिकली बहुत सारे डिसेबल्ड हैं और बहुत सारे मेंटली डिसेबल्ड हैं। तो इन सभी बच्चों को हम समान आवेश पे कैसे लेकर आएंगे, ये हमारा मेन मोटो था। उसमें हमें जो या मेमोरेंडम है एसेसिबिलिटी पॉइंट, तो एसेसिबिलिटी पॉइंट्स में कुछ हमें 8-10 पॉइंट्स मिले, जिसमें ये बताया गया कि बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है और कैसी हमारी सिस्टम होगी। इसको मेनली इसको क्या किया गया, इसको जोड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो शिक्षक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शिक्षक का प्रशिक्षण प्रोग्राम है, वह सामान्य कर दिया गया कंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। कंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा के लिए उसको जोड़ दिया गया। और जो हमारा एनसीटी का रूल्स है, उस एनसीटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इसको कनेक्ट करते हुए अभी इसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला बालक है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन सभी को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की शिकायत हो। तो अभी हम लोग सीधे बात करते हैं ये, हाँ, किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत ना हो। एनसीटी में कुछ संबंधित बातें थी कि कैसे हम उनको सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले पैरा जो 3.3 है मेन वाले, उसमें से इसको निकाल के यहाँ पे जस्टिफाइड किया गया है कि ट्रेंड एंड क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। जैसे जो सिविल वर्कर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए और उनको जोड़ते हुए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको चिन्हित किया जाए। और साथ ही साथ कुड बी कनेक्टेड टू स्कूल। जो ऐसे बच्चे हैं, तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो जब वो स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फिर बाद में एजुकेशन छूट ही जाता है। अब इनको कनेक्ट करना है, तो अब शिक्षक कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें ये बताया गया कि हम इसके सुधार के लिए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको एज ए बेंचमार्क, एज ए प्रेजेंटेटर टू स्टेट गवर्नमेंट, प्रेजेंटेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा करते हुए इनको जोड़ दिया जाए। और ऐसा जोड़ने के बाद उनको वेरियस विभिन्न नेचर के जो हैं उनको विभिन्न नेचर का वो दिया जाए, और साथ ही साथ
ऐसे बच्चों को, तमाम ऐसा होता है ना, गार्जियन बच्चा विकलांग है तो उनको छोड़ दिया या फिर कहीं किसी आश्रम में छोड़ दिया तो बच्चा और परेशान है, तो उनको जागरूक किया जाए। मूल है कि जागरूकता का होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे तमाम प्रकार की संस्थाएं होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनको इसमें एक्टिव किया जाए और कैरी के नेचर से अडॉप्ट किया जाए, adopt by state UT governments to help in carrying out the important work। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें हमको लगता है कि सरकार क्या, हम सभी को भी जागरूक होना चाहिए, सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होने के साथ साथ हमें यह जस्टिफाई करना चाहिए किस बच्चे की सबसे ज़्यादा स्पेशल नीड है। इन सभी चीज़ों को जोड़ के हमें बताना चाहिए। अगला है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के जो नवीन तकनीक हैं, सरकारें एडिक्वेट एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वर्किंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड अट्रैक्टिव स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटिंग डिवाइस, इंटरनेट, लाइब्रेरीज एंड स्पोर्ट एंड recreation of resource will be provided to all schools to ensure that the teachers and students including children of all genders। इसका सेंस क्या है, इस हम सीधे सेंस से बात करते हैं। जो सरकार का एडिक्वेट है, एडिक्वेट्स का मतलब ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले सेफ जो लोग हैं, उसको कैसे हम करेंगे। इसमें करने के लिए सबसे पहले उनको इंफ्रा में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो सुविधाएं हम एजुकेशन से पूर्व देते हैं वो सभी इंफ्रा में आती हैं। अब उसमें ऐसा टॉयलेट्स भी अच्छा होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्लीन एंड अट्रैक्टिव स्पेस होना चाहिए उनके मूविंग के लिए, बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस, इंटरनेट, लाइब्रेरीज एंड स्पोर्ट, इंडोर गेम ज़्यादातर, ये सारी चीज़ों को दिया जाए और इन्वायरमेंट जो हो वह कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि वो कंफर्टेबल महसूस ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेशल एडुकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सरकार समय समय पे ऐसे विशेष शिक्षक हमें इन बच्चों को उपलब्ध कराती है। उनकी सुविधा का विशेष ख्याल किसको देना है, NCTE को देना है। इस पॉइंट जो पैरा 5.21 है, इसका है देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एडिशनल स्पेशल एडुकेटर्स फॉर सर्टेन एरियाज ऑफ द स्कूल एजुकेशन। ऐसा कभी कभी होता है कि हमें स्पेशल एडुकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और जो स्पेशल एडुकेटर्स है वह NCTE के अप्रूव्ड हो और NCTE उसका मॉनिटरिंग करे और ऐसे अध्यापकों को हम तैयार कर पाएँ। ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हम सभी को कार्य करना चाहिए कि हम कैसे इसमें कार्य कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पैरा 6.10 की। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ था कि जो हमारा ECC है, ECCE और इंश्योरिंग द इंक्लूसिव ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज, ECC एंड द स्कूलिंग सिस्टम विल बी आल्सो अकॉर्डेड टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। यह हाईएस्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 है, NCF हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो NCF है 2005, ये सभी विषयों का, जैसे अगर हम 9-10 में बात करें, बेसिकली हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विषय है, कंप्यूटर है, कला है, ये जो विषय हैं तो NCF 2005 क्या करता है। इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ECCE तभी समझ में आएगा। NCF क्या करता है, उसको जोड़ता है। जैसे सामाजिक विषय जो है, NCF ने क्या किया है, सभी सब्जेक्ट का एक, चूँकि मैं सोशल वाला हूँ, सोशल स्टडीज़ वाला ज़्यादातर ज्योग्राफी आता है, तो उसकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि NCF जो है, NCF 2005 जो सामाजिक विषय हैं, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान या सोशल सब्जेक्ट भी बोला जाता है, सामाजिक विषय,
सामाजिक विषय का एक उसने उद्देश्य डिसाइड किया है। वैसे ही एनसीईआरटी ने हिंदी का एक अलग उद्देश्य डिसाइड किया है, वैसे ही इंग्लिश का अलग डिसाइड किया है, सभी का अलग है। सामाजिक विषय का जोड़ा है, सामाजिक विषय का उसने बताया है कि जो छात्र है, जब आप कभी भी एनसीईआरटी का किताब उठाएंगे तो पहला लाइन सामाजिक विषय वाले में लिखा रहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बालक के बाह्य जीवन को स्कूली जीवन से जोड़ता है। तो बाह्य जीवन को स्कूल से जोड़ना, यह कार्य है एनसीईआरटी 2005 का, ठीक है। एनसीईआरटी 2005 यह कार्य करता है। अब एंश्योरिंग द इंक्लूजन द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, सबसे पहला ECCE जो है यह क्या करता है कि इन बच्चों को RPWD वाले, राइट टू फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो बच्चे हैं, ये फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, यह डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे जो हैं इनको और अपने आप को, सामान्य बच्चों को कैसे जोड़ा जाएगा, ये ECCE बताता है। अगला है स्कूल कम्प्लेक्सेस एंड प्रोवाइडेड टू रिसोर्स द इंटीग्रेशन, उनके साथ जो संबंध होना चाहिए, जो उनका टेक्स्ट बुक का लेवल होना चाहिए, वह कैसा होगा एज पर द RPW एक्ट में। ये क्वालिटी से रिलेटेड है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस क्वालिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे, ये बेसिक बातें इसमें बताई गई हैं। अगला है आपका एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसके आगे। रहने दीजिए, आप क्या बताएंगे? नहीं, हम कहाँ रहने देंगे, अब चालू होगा फिर शुरू करेंगे। बंद कर दे रहा है। प्रॉब्लम से बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब शायद नहीं होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक्चुअली ये लगभग 2 घंटे का टॉपिक है, बट शॉर्ट करते हैं हम, जितना भी हो सकता है मेन पॉइंट की चर्चा करता हूँ और डायरेक्टली हाँ डायरेक्टली हम लोग मेन पॉइंट की चर्चा करते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए अभी यहाँ पे एक शब्द है परख। परख विल बी फार्मुलेट गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेड एप्रोप्रिएट टूल्स फॉर द कंडक्टिंग द असेसमेंट। इसमें क्या है, जो मोस्ट क्लासरूम है, चिल्ड्रेन का स्पेसिफिक क्लासरूम है, उस वो तो हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद से सबसे बड़ी बात है मूल्यांकन। हमने सिखाया और सिखाने के बाद से हमारा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है परख, और वह परख के साथ मूल्यांकन। इसका अर्थ ये है कि बच्चे का हर तरह का हम परख करें कि वो, जैसे अगर मान लीजिए डिफरेंटली एबल्ड है तो वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसकी नॉलेज पॉइंट क्या है और उसको किस प्रकार के असेसमेंट से हमें नवाजना है, कैसे फंडामेंटल स्टेज हमें बताने हैं, हायर एजुकेशन में कैसे उनको ढकेलना है, या फिर अप्रोप्रिएट ऑल ऑफ द स्टूडेंट विद द लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनके डिसेबिलिटीज का ध्यान देते हुए और परख के साथ उनका मूल्यांकन करना है। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द अवेयरनेस ऑफ द नॉलेज ऑफ द हाउ टू टीच चिल्ड्रेन विद द स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज। जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज है, ऐसा हो भी सकता है कि बच्चा रिसर्च के द्वारा, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम उसको सैनिटाइज करें। किस प्रकार सैनिटाइज करना है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रुप्स के माध्यम से मॉडिफाई करने के बाद से हम एक चीज़ और कर सकते हैं टीचिंग में कि हम उनको रिसर्च में भेज सकते हैं। रिसर्च के अलावा हमारा, देखिए चूंकि बच्चा मोरली ऐसा है कि उनके अंदर एक कमी है, तो हम कितना भी उठाने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ बनी रहती है। हम उनके साथ सिंपैथी वाला बिहेव करें। हमारा बिहेव ऐसा होना चाहिए कि संवेदनशील हो। संवेदनशील का मतलब ये है कि जब हम बच्चे के मन, मस्तिष्क और आत्मा से जुड़ाव रखेंगे, हमारा सिंपैथी
मैथ ही उनसे दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग सीधे एक पॉइंट की बात करते हैं। अभी ये बेसिकली ये हो गया कि हम उनको सिखाएंगे कैसे। सिखाने के लिए इंफ्रा डेवलप करना था, इंफ्रा के बाद से हमारा सिलेबस डिजाइन करना था जो कंटेंट बच्चे के अकॉर्डिंग लेना था, उसके बाद से हमें बच्चे के अकॉर्डिंग कंटेंट लेने के बाद से हमें मूल्यांकन पर फोकस किया कि मूल्यांकन हमारा इस प्रकार का होना चाहिए जो सभी के साथ है, सामान्य बच्चों के साथ है, उस प्रकार का हो, और जो उनका पॉइंट मूल पॉइंट है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसा उनका अट्रैक्शन है, जैसा उनका झुकाव है, उस प्रकार का हमारा परख हो। अब हम लोग बात करते हैं मेकिंग टीचर एजुकेशन इंक्लूसिव। हाँ, ये मेन पॉइंट है। जो आधा पार्ट हमने अभी पढ़ा, आधा अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अभी हमने ये समझा कि जो हमारा एसेसिबिलिटी था, ये एसेसिबिलिटी को हमने इस पॉइंट से अभी तक पढ़ा, अभी तक जाना, अभी तक समझा, जिसमें जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे थे, स्पेशल चाइल्ड थे, उन स्पेशल चाइल्ड की एजुकेशन व्यवस्था को हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग टीचर एजुकेशन इंक्लूसिव को, हम उसको कैसे समावेशी करेंगे। समावेशी करने के लिए एक संस्था है यूनेस्को, यह पैसिफिक रीजन ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, इसने क्या किया है, इसके साथ एक समझौता है। उस समझौता के साथ हम कैसे प्री सर्विस देंगे एजुकेशन में, कैसे उसको इंस्टेंट करेंगे, कैसे समान आवेश का बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए कार्य किया गया है। इसने एक ढांचा खड़ा किया है। वह ढांचा कैसा है? इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी यूज्ड टू फ्रेमवर्क, एक फ्रेम होना चाहिए, उसके अंदर हमको इसको डिजाइन करना है, और डिजाइन करने के बाद से इसको सर्विस में लेना है, और जो एजुकेशन है उसको सर्विस सेक्टर का पार्ट बनाना है। कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप हमें डेवलप करना है उन बच्चों के साथ। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका जो हमारा समावेशी शिक्षा है, इसको महत्व कैसे देंगे, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कैसे हम बनाएंगे, कैसे उनको हार्ड वर्कर करेंगे, कैसे उनको हाउएवर द सर्विस टीचर एजुकेशन विल बी नेसेसरी फॉर द अपडेटिंग और सप्लीमेंटिंग टीचर्स, कैसे हम उनको सप्लीमेंट करेंगे, कैसे बदलेंगे, और कैसे हमें कोस्ट इफेक्टिव इफिशियंसी इसको लाएंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें। और फिर आपका लास्ट पॉइंट्स है कि अधिक से अधिक शिक्षक जो इसमें जुड़े हैं वह किस प्रकार से उनकी संख्या होगी। प्री सर्विस टीचर मतलब स्कूल जाने से पूर्व उनको कैसे जोड़ना है, इसकी भी ट्रेनिंग इसमें दी जाए। ये बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ, 3 मिनट और है। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ देखिए, इफ टीचर्स एक्सपीरियंस इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम डे 1, यदि हमारा शिक्षक जो है वह समावेशी शिक्षा को एज ए एक्सपीरियंस मतलब स्वभाव के द्वारा, या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्हें अनुभव है, अगर टीचर को स्वभाव में या फिर अनुभव है समावेशी शिक्षा का, तो लाइकली वह गुड टीचर हो सकता है। नो, नॉट एज एन एक्स्ट्रा बर्डन। जैसे समावेशी शिक्षा अगर कह दी जाए, सभी विभिन्न नेचर के बच्चों को क्लास में बैठा दिया जाए, तो बहुत सारे शिक्षक परेशान हो जाते हैं। नॉट एज एन द एक्स्ट्रा बर्डन। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर शिक्षक को एक्सपीरियंस इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब उसे समावेशी शिक्षा का अगर ज्ञान है, तो अदर शिक्षकों की अपेक्षा वह डे 1 से ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। उसे इस प्रकार के हमें शिक्षकों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेज़ी से मूल्यवान बनाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन या इन साइंस विद द वैल्यू एम्बेडेड एंड द डेवलप्ड इन स्कूल एंड सोसाइटी। इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा पोटेंशियल है, फ्यूचर का पोटेंशियल है, जो संभाव्यता है, एजुकेशन में जो हमारी संभाव्यता है, वह हम लीडरशिप को विकसित करें कंक्लूसिव एजुकेशन में। ये हमारी मेन वो आवश्यकता है। जैसा कि अभी समय अब पर्याप्त नहीं है, 2 मिनट में मुझे ख़त्म करना है,
तो मैं बेसिकली आज के इस एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस का, एनसीटी के गाइडलाइंस का सबसे बड़ा रूप आप सभी को अवगत करा रहा हूँ कि इसको लाने के पीछे एनसीटी का मेन मोटो क्या है। एक बार और पीछे हम लोग जाएंगे और एनएमएम में जाएंगे, जो मेंटरिंग वाली सिस्टम है उसमें जाएंगे। जो अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो संभाव्य है। संभाव्य का मतलब ये है कि हम कैसे चीज़ों को कंक्लूड करेंगे टीचर एजुकेशन में। जो हमारा शिक्षक है वो पहले, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हम देख लेते हैं सामने से, कोई काना है तो हमें लगता है अरे यार काना सामने पड़ गया, अरे यार विकलांग सामने पड़ गया, अरे यार दिव्यांग पड़ गया। तो इस सोच को हमें बदलना है और इसको बदलने के लिए एनसीटी ने कुछ नॉर्म्स लाए हैं कि हम सबसे पहले इंफ्रा को विकसित करें और साथ ही साथ एनएमएम में वो जोड़ दिया गया है जो हमारी जो आवश्यकता है, हम शिक्षक के रूप में कैसे प्रोफेशनल होंगे। कोई भी शिक्षक प्रोफेशनल तभी हो सकता है जब वो समान आवेश वाला शिक्षक हो। कितना टाइम है? समान आवेश वाला शिक्षक हो, और समान आवेश वाला शिक्षक ही सफल हो सकता है। और आज के इस असेसिबिलिटी गाइडलाइंस को पढ़ने का मतलब ये था, बताने का मतलब ये था कि हम सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखें और साथ ही साथ यह बताएं कि हमने कैसे कैसे कार्य किया है और सोसाइटी में हमारा रोल होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम कनेक्ट करें विद्यालय से। एक मिनट, ऐसे बच्चों को हम कनेक्ट करें विद्यालय से, और विद्यालय से कनेक्ट करने के साथ साथ उनके साथ हम संवेदनशील भाव रखें, बहुत ही ज़्यादा बिहेव जो हो हमारा मतलब स्वाभाविक हो, और ऐसा उन्हें महसूस ना हो कि हम उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हम इंफ्रा विकसित करते हैं शिक्षकों के अंदर, वह शिक्षकों के अंदर इस प्रकार का होना चाहिए कि हम उसको सबसे ज़्यादा मुख्य रूप में बहुत ज़्यादा विकसित कर पाएँ। और देखिए जो इंफ्रा है, इंफ्रा में भी बहुत सारी बातों को बताया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले वाले में बच्चे थे जो मूव करने के लिए थे, दूसरे वाले में हमने देखा कि बच्चे मूव कर रहे थे, और तीसरे वाले में हम देख रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट है कि हमने उनको जोड़ दिया। हमने क्या किया? इंफ्रा को डेवलप किया। यह इंफ्रा जब हमने डेवलप कर दिया, यह इंफ्रा हमने जब डेवलप कर दिया है तो उनके लिए आसान हो गया। तो मूल्य हम खत्म हो गया। कैमरा रिकॉर्ड बस बंद करिए।